नमस्कार छात्रों। आज 16 जून 2021 वार बुधवार। आज की जो कक्षा है जो पूर्व कक्षा का ही आगे का निरंतर रूप है। प्रकरण अपना है निदानात्मक आकलन। यह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण पाठ है। इसको आपको थोड़े गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। पूर्व कक्षाओं में या पूर्व परीक्षाओं में भी यह प्रश्न आया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक परीक्षा से पहले इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निर्धारक परीक्षण या आकलन की जब बात की जा रही है, यह एक चिकित्सा शास्त्र का दिया हुआ शब्द है। निदान का तात्पर्य है किसी बीमारी के बारे में पता लगाना। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक का कार्य भी है कि बालक को सीखने के संबंधित जो कठिनाई आ रहे हैं, कुछ असुविधा रही हुई जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का निदान किया जाए या उसका पता लगाया जाए। मूल रूप से निदानात्मक आकलन की जब बात की जा रही, सबसे पहले इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए कि निदानात्मक आकलन किया क्यों जाता है, क्यों किया जाता है निदानात्मक आकलन। अगर नहीं होगा तो निदानात्मक आकलन से कोई छात्रों की शैक्षणिक प्रगति पर कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पर निदानात्मक आकलन होना बहुत जरूरी है। तो निदानात्मक आकलन के माध्यम से छात्रों को सीखने संबंधी अधिगम संबंधित जो कठिनाइयाँ है उनके दूर करने के लिए ही निदानात्मक आकलन का निर्माण किया जाता है। निदानात्मक आकलन का जो पहला उद्देश्य है कि ये मूल रूप से एक या एक से अधिक बालकों को, जिसमें उसकी योग्यता उसकी कमजोरी का जांच करने के लिए किया जाता है कि बालक में अमुक प्रकार की कौन कौन सी कमजोरी है, उसकी कौन सी समस्या रही है या उसमें योग्यता है, तो कौन सी योग्यता है उनके बारे में भी इस बात का पता लगाया जाता है। और इसमें मूलभूत बात यह है कि शिक्षक को इसके ज्ञान के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अगर उसमें शिक्षक को इसके बारे में थोड़ी सी भी ज्ञान या जानकारी में कमी होगी तो वो परीक्षण किया जाएगा, वो असफल हो सकता है। इसलिए शिक्षक को इसके बारे में अच्छी भलीभांति से जानना होना बहुत ज़रूरी है। विद्यालय विषयों के बारे में जो छात्रों को कठिनाई आ रही है, जो समस्या आ रही है, उसके बारे में ढूंढना और आवश्यक होने पर उसका उपचारात्मक शिक्षण कार्य करवाना है। फिर तीसरा है वैधानिक परीक्षण जो होता है बालकों का, और उसके प्राप्त अंकों के आधार पर ही उसकी अध्ययन अध्यापन जो प्रक्रिया होती है, उन प्रक्रियाओं के अनुरूप ही हम बालकों की जो समस्या है उन समस्याओं को दूर करके उसमें गुणात्मक परिवर्तन लाने का कार्य भी निदानात्मक आकलन करता है। फिर अगला जो आता है उद्देश्य कि भाषाई तत्वों संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं बालकों में, चाहे विषयगत की जब बात की जा रही है, चाहे भाषागत संदर्भ की बात की जा रही है, उनमें भाषाई तत्वों के अध्ययन अध्यापन प्रक्रियाओं में आध्यात्मिक या शिक्षण संबंधी जब बात की जाए, वहाँ शिक्षक का जो कार्य है, वहाँ आ रही भाषा तत्वों संबंधी अशुद्धियों, उच्चारण संबंधी कमियों को दूर करने का जो कार्य होता है वो निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। साथ ही भाषा एवं अन्य सब विषयों के संबंधित जो जातिगत विशेषताएं होती है, ये कमजोरियाँ होती है, उनका आकलन करना, उनका जांच करना, उनके बारे में पता लगाना और छात्रों की भाषा का अध्यापन या अध्ययन संबंधी जो भी कमियां हैं या पाठ्यक्रम संबंधी जो कमियां रह रही है, तो उसमें सुधारात्मक प्रयास करने का कार्य भी एक शिक्षक के द्वारा निदानात्मक उपचार के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से हम उन उद्देश्यों के बारे में हम निदानात्मक आकलन के महत्व एवं आवश्यकता के बारे में भी जान सकते हैं, क्योंकि इसके उद्देश्य ही उसके महत्व एवं आवश्यकता का दूसरा रूप है। हम इस महत्व को आज शैक्षणिक स्तरों पर देखते हैं तो निदानात्मक उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो बहुत ज़रूरी है। एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है वो इसके बारे में सफल रूप से ध्यान रखे, उसका ज्ञान रखे, और जब इसके अभाव में अध्यापक सदैव असफल रहेगा अगर उसका ज्ञान नहीं होगा तो निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण का।
इसलिए पहले निदानात्मक का ज्ञान हो रहा है, फिर उसका उपचारात्मक तरीके से उसका व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। सबसे पहले एक शिक्षक को चाहिए कि छात्र की कमजोरियों एवं कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करके उनको निदान कर उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। फिर विद्यालय संबंधी जो भी निदानात्मक परीक्षण होते हैं उसमें बालकों को सम्मिलित करते हुए उनके उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से जो आ रही कठिनाइयाँ, अधिगम संबंधी कठिनाइयों उनको दूर किया जा सके। आज वर्तमान दौर पर देखा जाए तो एक शिक्षाविद या मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो इस निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण का बहुतायत रूप से प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अलग अलग विषयों में निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण को जो प्रयोग किया जाता है उसका मूल रूप से कारण है कि बालकों को अधिगम संबंधित जो कठिनाइयाँ आ रही है, दुविधा हो रही है, समस्या आ रही है, उनको सकारात्मक रूप से उसको दूर करके उनको बालक को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगला जो आता है, निदानात्मक परीक्षण का निर्माण क्यों किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण का निर्माण बालक की योग्यता का मापन करने के लिए हम मूल रूप से करते हैं कि बालक को कौन सा प्रत्यय समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा, नियम, तथ्य आदि जो मूल क्रिया हैं विशेष महत्व के बात होती है, उसके बारे में कहीं सीखने समझने में कहीं असुविधा व्यक्त हो रही है तो उसके बारे में भी हम निदान परीक्षण करते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि हम विद्यार्थी की उन मानसिक योग्यताओं के बारे में जैसे तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, निरीक्षण संबंधी संबंध स्थापन, सभी प्रकार की जो बालक को कहीं ना कहीं एक सकारात्मक स्वरूप देने का प्रयास करती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ रही है तो उसमें उन कारणों का निदान करने के लिए भी हम निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण का निर्माण करते हैं। फिर बात आती है प्रत्येक मूल प्रत्यय, सिद्धांत इत्यादि को मानसिक क्रिया के आधार पर जो प्रश्न बनाए जाते हैं, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो सरल से कठिन होते हैं। लेकिन प्रश्नों का निर्माण करते समय जब विद्यार्थी प्रश्न हल कर देता है तो हम उसके सकारात्मक परिणाम को देखते हैं। अगर नहीं हल कर पाता तो उसके कहीं ना कहीं नकारात्मक स्वरूप आ रहा है जो सीख नहीं पा रहा है, तो उसके कारणों का पता लगाकर उसका उपचार यथा समय हम कर सकते हैं। निदानात्मक परीक्षण जो होता है वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरीके से होता है। व्यक्तिगत या वैयक्तिक जो परीक्षण होता है वो बालक की योग्यताओं और कमजोरियों का पता लगाकर उसके जो दूसरे से सामूहिक जो व्यक्तिगत कमजोरियाँ होती है, योग्यता है, उसको ध्यान में रखकर हम व्यक्तिगत परीक्षण होता है। और सामूहिक परीक्षण होता है जो उसकी सामूहिक गतिविधियाँ और उनकी योग्यता और कमजोरियों को पता लगकर हम सामूहिक पता करते हैं। फिर दोनों को ही सामंजस्य को त्रुटियों को एकत्रित किया जाता है और फिर बालक की जो कमियां हैं उन बारीकी से अध्ययन करते हुए हम कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करके हम उपचारात्मक आकलन करते हैं, उनका शिक्षण करते हैं। फिर जब इन त्रुटियों का निवारण कर दिया जाए तो हम उपचारात्मक जो आकलन होता है या उपचारात्मक शिक्षण होता है उसके माध्यम से ही उसका निदान सही ढंग से कर पाते हैं। अब निदान प्रक्रिया क्या होती है, निदानात्मक प्रक्रिया किस प्रक्रिया से होती है। निदान के लिए हमें सबसे पहले उपयुक्त छात्रों का चयन करना पड़ता है कि हमें किन किन बालकों का निदान करना है। जो प्रतिभाशाली हैं, योग्य हैं, औसत बालक हैं, उनके निदान की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो कमज़ोर वर्ग हैं या कमज़ोर या पिछड़े बालक होते हैं, मंद बुद्धि के बालक होते हैं, उनके लिए असफल बालकों के निदान की आवश्यकता बहुत होती है। तो ऐसे छात्रों का चयन किया जाता है जिनके आधार पर चयन के आधार पर अध्यापक का अनुभव, विद्यालय में विभिन्न परीक्षाओं का जो परीक्षा फल है, साक्षात्कार है आदि के आधार पर हम बालकों के चयन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। फिर दूसरा जो प्रोसेसिंग का जो चरण है, छात्रों की कठिनाई के स्थलों की खोज में बालकों को हम शिक्षण करवाते हैं। हमें उसके बारे में हम समझ लेते हैं, हमने बालकों का चयन कर लिया है कि जो असफल बालक है, मंदबुद्धि बालक है, पिछड़े बालक है, जो सीखने में कहीं धीमी गति से सीखने वाले बालक है, तो उनके बालों के चयन के आधार पर हम उनके पता लग सकते हैं कि कठिनाइयों के आधार पर वो बोल नहीं पाता, हकलाता है, झुंझलाहट है या पढ़ने में कहीं ना कहीं धीमी गति है, तो उनके कारणों को पता लगाकर हम उनके कार्यस्थलों की खोज करते हैं। फिर तीसरा कारण जो आता है या तीसरी चरण प्रक्रिया का है वह है कठिनाई के कारणों का पता लगाना। अब बात लो जो हमें कठिनाई के कारणों का पता लगाना है तो जो मूल रूप से जो बात आ रही है वो छात्रों की, वो छात्रों में जहाँ कठिनाई आ रही है सीखने में, उन सीखने हुई कठिनाइयों के चरणों का पता लगाते हमें उनकी कहाँ का बालक पढ़ने में असमर्थ है, जो अधिगम क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं, उन कारणों का हम पता लगा लें कि कहीं कहीं उसमें बोलने में असुविधा हो रही है, सुनने में असुविधा हो रही है, देखने में असुविधा हो रही है, कि बालक में कहीं ना कहीं झिझक है जिसके बारे में वो पढ़ या सुन नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, उसकी वांछिक संवेदना काम नहीं कर रही है, कोई मनोवैज्ञानिक ढंग से कहीं वो अस्वस्थ नहीं है, तो इसके कारणों का पता लगा। फिर उपचारात्मक प्रक्रियाएँ करवा जाए, बालक को कहाँ अगर उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको
शामपट या उसके बीच में दूरी तो नहीं है, या उसको सुने नहीं दे रहा तो वो कहीं दूरी पर उसको सुनने में असुविधा तो उसको शिक्षक के पास बिठाया जाए। ये तमाम प्रकार के जो उपचार हैं उन उपचारों को दूर किया जाए। अगर उसमें कोई झिझक है, झुंझलाहट है, तो शिक्षक उस पे प्रति एक संवेदन या एक भ्रातृत्व का एक सामुदायिक सब सह-अस्तित्व की जो भावना है वह रखते हुए छात्रों के प्रति एक भ्रातृत्व का परिचय देते हुए शिक्षक और छात्र के मध्य जो भाईचारे का जो संबंध है वो विकसित करते हुए बालक के प्रति एक सहानुभूति रवैया अपनाएं। फिर बात आती है त्रुटियों की रोकथाम के उपाय। जब बालक त्रुटियां कर रहा है, हमेशा लेखन संबंधी त्रुटियां कर रहा है, तो उसका एक सूची बनाई जाए कि बालक अमुक त्रुटियों को कर रहा है, तो उन त्रुटियों को लेखनबद्ध करते हुए उनको त्रुटियों को दुरुस्त करने का प्रयास करें कि लेखन संबंधी है या शिक्षा संबंधी है या वाचन संबंधी है या अन्य किसी प्रकार से, तो उन त्रुटियों का पता लगाते हुए उसके कारणों को रोकने के उपाय किए जाएँ ताकि बालक उन त्रुटियों को दोबारा ना अपनाए। तो इस तरह के निदानात्मक कारणों का पता लगाकर हम आगे की स्टेप में हम उनका उपचारात्मक शिक्षण करवाएंगे, उपचारात्मक आकलन करेंगे। मूल रूप से निदानात्मक उपचारात्मक यानी कि निदान के बाद ही उपचार है, ये उसके आगे की प्रोसेस है। तो आज के लिए तो छात्रों इतना ही। कल हम उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।